1.5 महीने बीत गए थे अद्विक को यहाँ रहते हुए। अद्विक राकेश जी के काम में उनकी मदद करता। राकेश जी मूर्ति बनाकर बाजार में बेचा करते थे और उससे जो पैसे मिलते उससे उनके घर का खर्च चलता। आयशा भी उनकी मदद करती और साथ ही घर के भी सारे काम करती। अद्विक कावेरी जी से छुपकर आयशा को पढ़ता था। आयशा को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, पर कावेरी जी की वजह से वो पढ़ नहीं पाए। कावेरी जी और अर्जुन एक मौका नहीं छोड़ते आयशा को परेशान करने का, पर आयशा सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेती। उसके बाबा और उसकी माँ में इस बात को लेकर बहुत बार झगड़ा भी हो जाता था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अर्जुन आयशा से 2 साल छोटा था, पर उसे उसकी माँ ने आयशा के खिलाफ भड़का दिया था कि उसके और उसके बाबा के बीच आयशा की वजह से झगड़े होते हैं। अर्जुन आयशा से चिढ़ गया था और उसकी झूठी शिकायतें अपनी माँ से कर उसे मार खिलवाता, पर आयशा कभी कुछ नहीं बोलती। वो अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। अद्विक आयशा को पढ़ाने के साथ साथ घर के कामों में भी उसकी मदद करता और आयशा को उसकी सौतेली माँ के मार से बचा लेता, जिस वजह से कावेरी जी और अर्जुन को अद्विक फूटी आंख नहीं सुहाता था। ऐसे ही एक दिन अद्विक आयशा को पढ़ा रहा था, पर उस दिन आयशा का ध्यान पढ़ने में नहीं लग रहा था। वो उससे जो भी सवाल पूछता वो उसका गलत जवाब देती। आयशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, सारे सवाल का गलत जवाब दे रही हो, अद्विक ने उसे डांटते हुए कहा। आयशा कुछ नहीं बोली, चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। अच्छा ये लो कॉपी, एक बार फिर से दोहरा लो सब तो फिर पूछता हूँ मैं, अद्विक ने उसे सिर झुकाए देखा तो नरमी से कहा। 10 मिनट बाद अद्विक ने फिर से उससे पूछा तो आयशा सही जवाब नहीं दे पाए। इस पर अद्विक को गुस्सा आ गया। बस बहुत हो गया, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें और तुम हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं, अद्विक ने चिल्लाकर कहा। आयशा फिर भी कुछ नहीं बोली तो अद्विक को और गुस्सा आ गया। अपना हाथ आगे करो, अद्विक ने गुस्से से कहा और पास में पड़ा एक डंडा उठा लिया। आयशा ने हाथ आगे किया तो अद्विक ने उसके दोनों हाथों पर डंडे से मारा। अद्विक ने अपने जान में तो हल्के से ही मारा था, पर आयशा को जोर से चोट लग गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। अब अगर तुमने कल सब याद नहीं किया न तो मैं तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूंगा, अद्विक ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। आयशा ने अपने दोनों हाथों को देखा जिस पर मार खाने की वजह से निशान पड़ गए थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो वहीं बैठकर रोने लगी। उधर कुछ देर बाद जब अद्विक का गुस्सा शांत हुआ तो उसे बहुत अफसोस होने लगा। वो सोचने लगा कि उसे इस तरह से आयशा को मारना नहीं चाहिए था। इतने साल हो गए उसे पढ़ाई छोड़े, सीखने में वक्त लगेगा उसे। रात गहराने लगी और आयशा अभी तक घर नहीं आई थी। अद्विक को उसकी फिक्र होने लगी, वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। अद्विक ने उसे हर जगह ढूंढा जहां पर वो हो सकती थी, पर आयशा कहीं नहीं मिली। अब तो अद्विक को घबराहट होने लगा। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों उसने आयशा पर इतना गुस्सा किया। वो वापस घर जाने लगा इस उम्मीद से कि आयशा शायद घर आ गई हो। तभी एक पेड़ के नीचे एक लड़की घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। अद्विक को वो लड़की जानी पहचानी लगी। जब वो उसके पास गया तो वो आयशा ही थी। अद्विक ने तुरंत आयशा को गले लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अद्विक आयशा को गले लगाए हुए ही बोला। तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ गिला महसूस हुआ। उसने आयशा को अपने सामने खड़ा किया तो देखा कि आयशा बुरी तरीके से रो रही थी। अरे तुम रो क्यों रही हो, तुम गुस्सा हो मुझसे, मुझे माफ़ कर दो आशु, अब से मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा, अद्विक ने बहुत प्यार से आयशा को मनाते हुए कहा। अद्विक जी क्या हम सच में मनहूस है, आयशा सिसकते हुए बोली। आयशा के इस सवाल पे अद्विक हैरान हो गया। उससे कुछ बोलते नहीं बना। उसे चुप देखकर आयशा ने फिर कहा, पता है अद्विक जी, जब हम छोटे थे न तब हमें इस बात का मतलब नहीं पता था। दादी अक्सर बाबा से यही कहा करती कि ये तो मनहूस है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। फिर नई माँ आई तो हमें लगा कि हमारी माँ आ गई है, अब बाकी बच्चों को जैसे उनकी माँ प्यार करती है वैसे मेरी माँ भी करेगी, पर हम गलत थे।
आपको पता है अद्विक जी, जब अर्जुन हुआ था न, तब हम बहुत खुश थे कि हमारा छोटा भाई आ गया। हम उसे छूना चाहते थे, उसे गोदी में लेना चाहते थे, उसके साथ खेलना चाहते थे, पर जैसे ही हमने उसे लेना चाहा तो माँ ने हमें धक्का दे दिया, ये कहकर कि हम मनहूस है और वो अपने बच्चे पर हमारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। उस दिन हमें मनहूस का मतलब समझ आ गया। आज हमारे पड़ोस में रहने वाली भाभी को बेटी हुई, जब मैंने उसे खिलाना चाहा तो उन्होंने भी मुझे भगा दिया, ये कहकर कि हम मनहूस है। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, इसमें हमारी क्या गलती है अद्विक जी? हम तो हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रहे। आयशा फिर से रोने लगी तो अद्विक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अद्विक उसकी बात सुनकर दंग रह गया। इतनी कम उम्र में इस लड़की को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अद्विक ने उसे रो लेने दिया जिससे उसके अंदर का गुब्बार निकल जाए। थोड़ी देर बाद जब आयशा का मन हल्का हो गया तो अद्विक ने उसके आंसू पोंछे और प्यार से कहा, मैं हूं न तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमें भूलेंगे नहीं न? आयशा ने मासूमियत से पूछा। कभी नहीं। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ही रख लूंगा और तुम्हें खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे पसंद के कपड़े भी दिलाऊंगा। सच्ची? आयशा ने नम आंखों से अद्विक से पूछा। उन दोनों के घर पहुंचते ही कावेरी जी गुस्से से चिल्लाने लगी, आ गई नासपीटी, पता नहीं कहाँ मुंह मारने गई थी, ये भी नहीं चिंता है कि खाना कैसे बनेगा घर में। बस करो कावेरी, और कितना इल्ज़ाम लगाओगी मेरी फूल जैसी बच्ची पर? हालत तो देखो उसकी। राकेश जी चीखते हुए बोले। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? अंधी नहीं हूँ मैं, सब दिखता है मुझे कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। कावेरी जी ने तिरछी नज़र से अद्विक को देखते हुए कहा। कावेरी। राकेश जी ने जैसे ही कावेरी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़े, आयशा ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा नहीं, आयशा राकेश जी को रोकते हुए बोली। आपने इन दोनों की वजह से मुझ पर हाथ उठाया, अपनी बीवी पर। बस अब बहुत हो गया, अब या तो ये दोनों यहाँ रहेंगे या फिर मैं और मेरा बेटा। कावेरी जी चीखते हुए बोली। हाँ पापा, ये सब कुछ इन दोनों की वजह से हो रहा है। आप इन दोनों को घर से निकल दीजिए वरना मैं और माँ यहाँ नहीं रहेंगे, अर्जुन ने धमकी देते हुए कहा। अर्जुन अद्विक और आयशा को धक्के मारकर घर से निकालने लगा। चटाक। एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा जो राकेश जी ने मारा था। तेरी हिम्मत कैसे हुए इन दोनों को हाथ लगाने की? एक बात याद रखना, ये घर मेरा है और ये दोनों यही रहेंगे, और जिसे इन दोनों के यहाँ रहने से दिक्कत है वो यहाँ से चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राकेश जी ने कावेरी जी और अर्जुन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। इतने सालों में वो इतना जान ही गए थे कि कावेरी जी बस उन्हें धमकी देती है, वो कहीं नहीं जाने वाली। और ये बात सच भी थी। कावेरी जी ने जब देखा कि उनकी धमकी किसी काम की नहीं है तो वो चुपचाप अर्जुन को लेकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से कावेरी जी ने घर छोड़कर जाने की धमकी देने तो बंद कर दिया था, पर अब अद्विक उनके नज़रों में खटकने लगा था। वो कैसे भी कर उसे घर से निकलना चाहती थी। आयशा बहुत खुशमिजाज और बातूनी लड़की थी। अद्विक उससे प्यार से बातें करता तो वो उससे अपने दिन भर की बातें बताती और अद्विक भी उसकी सारी बातें सुनता। एक रोज़ अद्विक की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ये बात आयशा को पता नहीं थी। वो अपने ही धुन में बोले जा रही थी। अद्विक की तबीयत ठीक न होने के कारण उसे गुस्सा आने लगा। चुप हो जाओ, कितना बोलती हो इतना? अगर अपनी उस सौतेली माँ के सामने जुबान चलती न तुम्हारी तो उस औरत की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती, अद्विक चीखते हुए बोला। आयशा के आंख में आंसू आ गए। उसकी ऐसी बात के सुनकर उसने उसे रोते देख अद्विक को और गुस्सा आ गया। बस एक यही तो आता है तुम्हें, रोना, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती, बस अपनी नई माँ के ताने सुनने के अलावा। अब से मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? अद्विक उसके कंधे को कसकर पकड़े हुए बोला। इतना कहकर अद्विक वहाँ से चला गया और आयशा वहीं बैठकर रोने लगी।
कुछ दूर खड़ी कावेरी जी ने उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, अब आएगा न मज़ा, बहुत प्यार आ रहा था न उस लड़के को, इस 2 कौड़ी की लड़की पर मैंने भी इस प्यार को नफ़रत में न बदला तो मेरा नाम भी कावेरी नहीं। अद्विक घर जाते हुए कल की बातें याद करने लगा।